पता नहीं था तो कोई बात नहीं, अगले साल पता चल जाएगा। पता है तो ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। चले ना, मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। जो लाए हो, जिन्होंने सॉल्व करा वो पूछ लो, जो नहीं लाए नहीं सॉल्व करा एग्जाम के बाद पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाओ भाई फटाफट, पी ब्लॉक बिगिनर बॉक्स 1। बिगिनर बॉक्स 1 में करेक्शन है शायद, है ना। वो BF3 की बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पे शायद, पता नहीं कौन सा नंबर, देख लेना। करेक्शन है उसमें। जो नहीं भी लाए वो नोट कर लेना बेटा, है ना, पॉइंट्स को नोट कर लेना, जो करेक्शन है, गलत आंसर मत याद कर लेना या कुछ भी इस तरह से, ठीक है। बिगिनर बॉक्स 1 क्वेश्चन नंबर 2 करेक्शन है उसमें, है ना। उसमें इस तरह से दे रखा है कि BF3 जब अकेला है तो उसमें बैक बॉन्डिंग होता है, बैक बॉन्डिंग होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटी रहेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और जब वो मिथाइल के साथ जुड़ता है, एन मिथाइल के साथ, तो उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक बॉन्ड टूट जाएगा। आंसर उल्टा दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट से वो सॉल्व हो रहा होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्शन है बिगिनर बॉक्स 1 के। और कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर, मतलब बिगिनर बॉक्स 1 में? क्या फर्स्ट? क्या फर्स्ट आंसर? क्या होगा आंसर? अब यार आंसर थोड़ी याद करके आया, मेरे को कौन सा होगा देखना पड़ेगा कौन सा है। बॉन्ड लेंथ उल्टा दे रखा है मतलब, जो भी है देख लेना, इतना तो कर लोगे बे। जो दे रखा उल्टा दे रखा है, बस ये बता तो दिया, अब इससे उल्टा जहां लिखा होगा वही आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट कर लेना उसको। बिगिनर बॉक्स 1 में और कोई? चले बिगिनर बॉक्स 2 पे आइए। 2 में कोई दिक्कत? एक और आगे जाके शायद किसी बिगिनर बॉक्स में, और एक और कहीं पे दो दो जगह पे दिक्कत है शायद, है ना। एक वो शायद सिलिकॉन्स वाला है शायद कुछ, और एक वो फ्लोरीन का कलर गलत दे रखा है। दो करेक्शन है मतलब अभी, और कहीं पे देख लेना, किसी को याद हो तो बता दो। एक फ्लोरीन वाला तो मेरे को एग्जैक्टली याद है, एक और किसी बिगिनर बॉक्स में दिक्कत है अभी नीचे। बिगिनर बॉक्स 3 क्या है? 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है, बता। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, बिगिनर 7, ठीक है। इसमें दे रखा है SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, और इन्होंने आंसर शायद सिलिकॉन्स दे रखा है, जो कि गलत है। SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस क्लास में करा रखा है आपको, या तो SiOH4 मिलेगा, या SiH2SiO3 मिलेगा, या SiO2 मिलेगा, तीन में से कोई प्रोडक्ट मिलेगा। तो सिलिका भी दे रखा है शायद इन्होंने, और सिलिसिक एसिड भी दे रखा है, दोनों आंसर हो सकते हैं इसके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला जो बिगनर बॉक्स है, बिगनर बॉक्स 8 या 9 है शायद, कौन सा? 9 है। उसमें F2 के कलर का क्वेश्चन है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर उधर पीछे और पलट, हाँ, यहाँ पर देख, सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन होगा ऐसा कुछ। पेज नंबर 55, 54, पेज नंबर 54 पे कलर ऑफ F2 का क्वेश्चन है ना। ग्रीनिश येलो कलर दे रखा है, जबकि वो येलो होना चाहिए। ग्रीनिश येलो किसका होता है? क्लोरीन का। तो या तो F2 के बदले क्वेश्चन में क्लोरीन कर लो, और या फिर वहां पर शायद पेल येलो कलर दे रखा है ना, तो वो भी आप टिक कर सकते हैं, दोनों में से जैसा भी आप चाहें वैसा करेक्शन कर सकते हैं। तो F2 के बदले Cl2 कर लो, या फिर ग्रीनिश येलो के बदले पेल येलो पे टिक कर लीजिए। ये तीन करेक्शन है मतलब बिगनर बॉक्स में। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 10। और देखो एक बात समझ लेना, यहाँ पर पी ब्लॉक में क्या है पता नहीं, कैसे कैसे, छोड़ो, है ना। मॉड्यूल में 30 से 40% क्वेश्चन यूजर्स के डाल दिए, तो उसको देख के परेशान मत होना, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम के क्वेश्चन आपने देख रखे हैं, यूजर्स के क्वेश्चन 2-4 साल में एक आएगा, आएगा भी तो एक आएगा 15 में से, ठीक है। उसको भूल जाओ आप, इतने सारे यूजर्स को देख देख के परेशान मत हो जाना, क्योंकि यूजर्स याद ही करने हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करोगे तो हो गया खेल खत्म। तो इसीलिए यूजेस जहां दे रखे देख लेना, नजर घुमाना, याद भी मत करना, मैं ये बोलूंगा याद भी मत करना, क्योंकि बहुत सारे यूजेस हैं, किसको किसको याद करोगे, बस देखना है, एक बार नजर घुमा लेना।
ठीक है, अब उसके अलावा जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करिए। और पता नहीं इतने सारे, मतलब ये चेंज ही किया था तो इतने सारे क्वेश्चन डाल रखे यूजर्स के, जिसने बनाया हो मतलब वाहियात, बिल्कुल खत्म मतलब मॉड्यूल बनाया इस बार, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें यूजर्स के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको वो क्वेश्चंस आ जाए ठीक है, नहीं आए तो इग्नोर मार देना, सीधी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसको देख के परेशान मत होना, एक बार कॉन्फिडेंस खत्म खेल खत्म, ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, एक आध आएगा यूजेस का, पूरा मॉड्यूल ही यूज से भर रखा है पी ब्लॉक का खासकर, तो इसीलिए यूज वाले क्वेश्चन आ जाए ठीक है, नहीं आए तो भी परेशान ना होइएगा, ये बता दे रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस मत लूज करना, पी ब्लॉक अच्छे तरीके से पढ़ा है और जो पढ़ाया गया क्वेश्चन वहीं से आएगा, है ना, तो एग्जाम में जो आएगा उसकी फोकस रखिए। हाँ बस ठीक है, ना फालतू चीजें पढ़ते रहोगे तो फिर बस यही चाहते कि एक लूज हो जाए तो 1 साल का पैसा और अंदर, चलो। इसलिए कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें अपना, पढ़ते रहे एग्जाम, ठीक है। ठीक है चलो लिखो, एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्या है 10 में, स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या हो गया भाई 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से में दिक्कत है, कौन से वाले में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन, बताओ तो सही, वही तो सेकंड और थर्ड में ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन फॉर्म ऑक्सी एसिड, इसमें क्या दिक्कत है, आयोडीन नहीं बनाता क्या ऑक्सी एसिड, फ्लोरीन नहीं बनाता क्या ऑक्सी एसिड, ओनली लिखा तो है, खत्म हो गया, ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन दे रखा है तो गलत हो गया ना, ऑल हेलोजन फॉर्म ऑक्सी एसिड सही है, फ्लोरीन, फ्लोरीन HOF कौन बनाता है, HOF कौन बनाता है, फ्लोरिक 1 एसिड, हाँ है, कौन बनाता है, फ्लोरीन तो बनाता है HOF, कैसी बात कर रहे बेटे। चले इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 20, 11 से 20, 13 क्या है, 13 सिलिका वाला है क्या, वो कियोनाइट वाला, ले इधर देखो, उसमें शायद क्वेश्चन में लैंग्वेज वैंग्वेज देख लेना आप लोग, उसमें बोल रखा है एक ऑक्सीजन कॉर्नर जो होता है वो शेयर होता है, और ऐसी कितनी यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है या 3 चेन है इस तरह बना, तो आप देखो एक यूनिट को शेयर करते जाइए, और जब आप इसको शेयर करते जा रहे हैं तो 3 यूनिट्स आप जब शेयर करके बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम, और बोल रखा है कि सिंगल यूनिट शेयर होनी चाहिए, जो शेयरिंग वाला ऑक्सीजन उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, शेयरिंग वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, और बाकी स्ट्रक्चर आप देखें तो टोटल 1 -2 -3 -4 5 6 7 8, जो भी -8 वाला ऑप्शन होगा वो टिक कर देंगे आप, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर जो आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्या है 17, विच कंपाउंड डज नॉट PbI4, क्या है इसमें, TlI3 में दिक्कत आ रही है, TlI3 बताया तो था, ये TlI3 जब लिखा है तो उसको थैलियम 3 का मोनोआयोडाइड नहीं मानेंगे, उसको थैलियम 1 का पॉलीआयोडाइड कंसिडर करेंगे, तो ये पॉलीआयोडाइड दे रखा है यहाँ पर, है ना, लिखने में दोनों एक जैसे ही दिखेंगे बिल्कुल। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 तक और कोई, 21 से 30, 21 से 30 क्या जरूरत है देखने बेटा, सब ठीक है, 21 से 30, 23 क्या है क्वेश्चन नंबर 23, अबे एलएम का क्वेश्चन है वो तो, रेशो तो निकालना है, एलएम का फॉर्मूला जो उससे रेशो, 31 to 40, क्वेश्चन नंबर 31 to 40, 41 to 50, 41 क्या है क्वेश्चन नंबर 41, हाँ ये गलत है, इसका भी आंसर है ना, एसिडिक आएगा ये, एम्फोटेरिक दे रखा है शायद, एसिडिक कर लेना, एनसीईआरटी में एसिडिक है, GeO2, GeO2 क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, एनसीईआरटी में एसिडिक दे रखा है, क्लियरली लिखाया भी होगा आपको, है ना, जब केमिकल वो पी ब्लॉक पढ़ा था हमने ग्रुप वाइज तो लिखाया था एसिडिक होता है। चलिए इसके बाद 50 तक और कोई, 51 to 60, 61 to 70,
71 to 80, $74, क्या है 74? यहाँ जो लिखवाते हो लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। रिएक्शन लिखाई थी पीएच बॉन्ड के बारे में कि जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होते हैं उतना ज्यादा रेड्यूसिंग नेचर होता है। उसके बाद एक रिएक्शन लिखाई थी, वही रिएक्शन है बेटा ये। H3PO2 का मैंने बोला था एक ही रिएक्शन है सिलेबस में, और वो है ना यही वाली रिएक्शन है AgNO3 के साथ। तो मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस कर देता है वो, ठीक है। 80 तक और कुछ? 81 to 90, 83, 82, क्या 82 बेटा? KBr कलर, हाँ रेड या रेडिश ब्राउन चलेगा। कलर में है ना, कलर में कभी भी ऐसे एडमेंट नहीं होना है कि जैसे रेड है तो रेड ही रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि आप ऐसा समझो जैसे ये रूम है, ठीक है, एनसीईआरटी जो लिखता है वो रेड लिखता है BR2 को, इसलिए मैंने रेड लिखाया। यहाँ के मॉड्यूल में जो चलता है वो रेडिश ब्राउन चलता है, या कई बुक्स भी रेडिश ब्राउन लिख हुआ। जैसे मतलब सपोज ये रूम है, इसमें अपन ने थोड़ा सा ब्रोमीन गैस पास किया, तो कौन सा कलर दिखा आपको? रेड दिखा, हल्का रेड दिखेगा। अब आप ब्रोमीन का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए तो वो लाइट रेड जो था वो डार्क रेड होगा, फिर और कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो वो जो है ना रेड कलर था वो रेडिश ब्राउन भी अपीयरेंस देने लगेगा। तो वो सारा खेल किसका होता है बेटा? कंसंट्रेशन का होता है। तो कलर में हमेशा क्या होता है? मार्जिन लेके चलते हैं। जैसे रेड दिया तो लाइट रेड या डार्क रेड या उससे थोड़ा सा मिलता जुलता कलर चल जाएगा, तो इसीलिए रेडिश ब्राउन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप उसको करेक्ट करना है तो एग्जैक्टली रेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रेडिश ब्राउन माइंड में रखिए, क्योंकि कई जगह पर रेडिश ब्राउन लिखा होता है। एनसीईआरटी केवल रेड लिखता है, इसलिए मैंने रेड लिखा है आपको, ठीक है। चले इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 तक और कुछ? 83 पूछा तो क्या हो गया? हो गया तो बोलना वापस। 83 on addition of concentrated H2SO4 to chloride salt। अबे क्या हो गया इसमें? क्या प्रेम पत्र ले लेके घूमता रहता पर्चे गिरा रहा। सुन देखो, आपको याद करो कंसंट्रेटेड H2SO4 की जो हेलोजेंस के साथ रिएक्शन बताई थी, उसमें बोला था कि Cl माइनस, देखो F माइनस को F2 तो कोई नहीं बना सकता, ऑक्सीडाइज करने का पावर किसी में भी था, लेकिन Cl माइनस को Cl2 दो चीजें नहीं बनाती थी, एक H2SO4 और एक मैंने बोला डी ब्लॉक में आएगा K2Cr2O7। तो ये वही रिएक्शन है कि Cl माइनस से जब H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो Cl2 नहीं मिलेगा, जबकि Br माइनस और I माइनस से रिएक्शन कराओगे तो Br2 और I2 मिल जाएगा। तो वही आंसर आएगा उसी। और कुछ 90 तक? 90 में हाँ ओनली पॉजिटिव बोल रखा है। हाँ तो पॉजिटिव ही तो है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि कौन नेगेटिव नहीं दिखाता, ओनली पॉजिटिव स्टेट दिखाता है। तो वो पॉजिटिव चाहे +4 मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो पॉजिटिव ही दिखाएगा, बस वैसा कहना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, पॉजिटिव दिखाएगा, ऐसे याद कर लो आराम, सिंपल ही है ना, उसमें कोई लॉजिक नहीं। भाई 90 तक और कुछ? 91 to 100, 91 to 100, 101 to 110, 1 to 10, 11 to 20, 21, कौन सा 110? क्या है भाई 110? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, है ना। कौन सी मूवी है? तनु वेड्समैन। इट इज अ गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीकलराइज आयोडीन? ठीक है, देखो इसका कहने का लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, आपसे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड मान लिया आपने ए, और इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो बेटा? आयोडीन से। और आयोडीन का कलर कौन सा होता है बेटा? वॉयलेट। और ये आयोडीन को कलरलेस या डीकलराइज नहीं कर रहा, कलरलेस नहीं कर रहा मतलब I माइनस में चेंज नहीं कर रहा। कुल मिला के कहना ये चाहता है कि कौन ऐसा कंपाउंड है जो I2 से रिएक्ट नहीं करेगा। अब I2 से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो आप देखो इसमें सीधे सीधे ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है NaCl, तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। NaCl अगर मैंने यहां पर लिया तो I जो है वो खुद कंपाउंड में बैठकर उससे
रिएक्शन ही नहीं होगी, NaCl प्लस I2 रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि आयोडीन उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन बाकी चीजों को भी समझ ले, Na2SO3 इसमें सल्फर +4 में और आयोडीन 0 पे, तो सल्फर +4 से कहां चला जाएगा +6 में, और आयोडीन को 0 से कहां पहुंचा देगा -1, और I- जो आयन होता है ये क्या होता है कलरलेस, तो ये आयोडीन का क्या हो जाएगा बेटा डीकलराइजेशन हो जाएगा। इसके अलावा Na2H2O3 एस्टिमेशन ऑफ ओजोन की रिएक्शन बनेगी। Na2H2O3 को जब I2 से रिएक्शन कराया था तो सोडियम टेट्राथायोनेट बना था, तो ये एस्टिमेशन वाला रिएक्शन है, यहाँ भी डीकलराइज होता था। और लास्ट वाला जो है वो कौशिकदा वाली रिएक्शन है, आयो बाहर कल संबित पारा, तो आयोडीन NaOH से भी रिएक्शन करके I- बनाता था। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 120 तक, 120 तक, 21 से लेकर 30, 21 से लेकर 30, 21 से लेकर 30, 31 से लेकर 38, 31 से 38। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 to 10, 11 to 20, 11 to 20, 21 to 30, 26। वो हेलोजन वाला है, ठीक है। ये देखो इसमें हेलोजन वाला जो क्वेश्चन को दे रखा है, इसमें ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स। देखिए इसमें प्रॉब्लम है बेटा फ्लोरीन की। HOF जो है, ध्यान सुनना, HOF जो है ये ऑक्सी एसिड तो है फ्लोरीन का, लेकिन इसको मोनोबेसिक काउंट नहीं करते। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि जब हम बेसिसिटी की बात करते हैं ना, तो बेसिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। समझना, ये क्या होना चाहिए, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, और अगर हाइड्रोक्साइड होना चाहिए तो OH पे क्या आना चाहिए बेटा माइनस। और आप देखो जब HOF बनाया था, मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था आपको, इस पे -1 था, इस पे 0 था और इस पे +1 था। तो ये हेलोजन का हाइड्रोक्साइड नहीं, एक तरह से देखो आप इसको, हाइड्रोक्साइड होने के लिए OH पे क्या होना चाहिए माइनस, पे कितना आ रहा है +1 आ रहा है। और इसीलिए इसको बेसिसिटी वाला हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिसिटी वाला हाइड्रोजन उसे काउंट किया जाता है जहां ऑक्सीजन किसमें होता है बेटा -2 में होता है, या ऑक्सीजन 0 है। और ये काम सिर्फ कौन कर सकता है, फ्लोरीन कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ही एलिमेंट है और वो फ्लोरीन है, और इसीलिए फ्लोरीन के केस में ऐसा होगा। तो फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड बनता जरूर है, लेकिन उसको मोनोबेसिक ट्रीट नहीं किया जा सकता है ना। इसको फ्लोरिक एसिड बोला गया था, याद करिए, फ्लोरिक 1 एसिड, क्योंकि इसमें HF मिलेगा, OH नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो इस तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा है। अब इसमें एक थर्ड ऑप्शन में भी दिक्कत आती है बच्चों को, ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर आपको थर्ड ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं, इसमें इंग्लिश की दिक्कत है। फैक्ट यही है ना, इंग्लिश नहीं समझ में आई आप। और ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते, ऑप्शन आते कि आप अगर इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो आप अच्छे भले क्वेश्चन की ऐसी तैसी करके आ सकते हैं। ऑल बट फ्लोरीन का मतलब होता है इंग्लिश में फ्लोरीन के अलावा। ऑल बट फ्लोरीन का मतलब होता है फ्लोरीन के अलावा। ऐसा समझ लेते हैं फ्लोरीन को, तो इसका मतलब है ऑल बट फ्लोरीन, मतलब बट फ्लोरीन ऑल, तो इसका मतलब होता है फ्लोरीन के अलावा बाकी सब हेलोजन जो है वो क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव स्टेट। और क्योंकि वहां फ्लोरीन नाम दे रखा है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि फ्लोरीन पॉजिटिव स्टेट दिखाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ना इसमें इंग्लिश की गड़बड़ है, मतलब लिखा जो है वो सही है, जो लैंग्वेज है वो सही है, लेकिन समझने में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो ऑल बट फ्लोरीन कभी भी आ जाए तो समझ जाइएगा फ्लोरीन के अलावा, या किसी के भी साथ आ जाए ऑल बट दिस, तो इसका मतलब है उस चीज के अलावा बाकी सारी चीजों की बात हो रही है। चलिए इसके अलावा बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 तक, शायद कितने 43 या 34 कितने 34, और कोई दिक्कत 34 तक, 34 तक और कुछ 30 याद करने वाला बेटा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, CO2 वाला दे रखा होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 3, टोटल कितने 43। चले क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 to 10, 10 क्या है भाई 10th क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये तो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक से सॉल्व करना बेटा। मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा, वही तो कैरेक्टर है। EN से सॉल्व कर लो। तो 10 तो इसने तो बताया, 10 कौन सा 11 देख लिया क्या मैंने, पेन उस पे क्यों घुमा रहा था ऑक्साइड वाले पे।
हाँ ठीक है। इसने एसिडी के स्ट्रेंथ पे घुमा दिया पेन, तो मैंने वही देख लिया, कोई बात नहीं, चलो सिली मिस्टेक, ऐसा मत करके आना वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दे रखा O2 इज वीकर ऑक्सीडेंट देन O3, सही है। ओजोन ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि वो ने है, और O2 तो स्टेबल होता है उसके कंपैरिजन में। O2 है स्मॉल बॉन्ड लेंथ देन O3, O2 में डबल बॉन्ड होता है और O3 में 1.5 बॉन्ड होता है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बात सही है। O2 एंड O3 आर पैरामैग्नेटिक। O2 पैरामैग्नेटिक होता है लेकिन O3 डाया होता है, एंड O3 इज एंगुलर इन शेप, ये तो सही है। O3 कैसे पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब डायामैग्नेटिक कैसे होगा? ओजोन का स्ट्रक्चर बनाइए, सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन की क्या होती है वहां पर, पेयरिंग होती है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड है, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड है, दोनों ने पेयरिंग करी और फिर एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा दूसरे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास जो 2 अनपेड थे उसकी वो ऑटोमेटिकली पेयरिंग करेगा, ऑक्सीजन एक बार लोन पेयर ले सकता था, वाली कंडीशन बन रही है, तो ये डायामैग्नेटिक बनता है बेटा, है ना। O2 तो आप जानते ही है पैरा, और अगर वो भी नहीं समझ में आता, ऐसा पैरा डाया में दिक्कत आ रही, तो बाकी 3 ऑप्शन पढ़ के आप एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं ना। एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करना है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि सारे ऑप्शंस में से एक आध ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको आता नहीं होगा, तो इसीलिए एलिमिनेट हमेशा करना सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। एलिमिनेशन बहुत बढ़िया चीज होती है, अगर आपको एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है तो बहुत बार एलिमिनेशन मेथड काम करता है बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 तक, 15 क्या, अभी क्वेश्चन नंबर 15। phosphorus atoms are at corner of tetrahedron। एनसीईआरटी पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी? एनसीईआरटी नाम की किताब, P4 का जो लिखा उसमें क्लियरली, P4 में सेंटर में कुछ भी नहीं होता, अपन वो जो ऐसा यूं बनाते हैं डायमंड टाइप का, वो एक्चुअल में टेट्राहेड्रन के कॉर्नर से, सेंट्रल एटम से एक एक इधर एक इधर, जो आप टेट्राहेड्रन डायग्राम बनाते हो वो ऐसे ही, बीच में कुछ भी नहीं है, पी 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 और पी, वो स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, टेट्राहेड्रन। तो फास्फोरस P4 जो होता है वो ऐसा बना होता है, जबकि P4O10 और P4O6 जो दे रखा है, इसमें फास्फोरस सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन में होता है। कहां पर होता है? सेंटर में। तो कॉर्नर वाला जो केस है वो कौन होता है बेटा? P4 होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। देने दो ना आंसर से, क्या होता है, गलत है। एनसीईआरटी जाके पढ़ो। कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? 15। चलो याद रखें इसको, दूसरे बैच में करा देंगे, पूछा नहीं किसी ने इसलिए, है ना। हाँ वो याद कर लिया होगा बच्चों ने, फिर गलत हो जाएगा, है ना, इसीलिए। हाँ भाई आगे 20 तक और कुछ? 20 P4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन P4, ठीक है। 21 से लेकर 30, 21 से 30, 31 से 40, 31 से 40, 30, 25। अबे यार इतनी देर के बाद क्यों जागते हो? कहाँ गया 25 पे? क्या हो गया भाई इसमें? 4 कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन, ऐसे 4 का दिया हुआ है, वही है ना, कार्बन कार्बन वाले ही ना। हाँ तो क्या हो गया, बाकी 5वां बना लो खुद ही। इस ग्रुप में कोई लोन पे रिपल्शन तो होता नहीं था, जबकि FF CL BR और II में रिपल्शन लगता था। ऐसा एक क्वेश्चन वहां पर भी कराया था, ये मतलब क्वेश्चन कराया हुआ कॉपी में ही, VBT के अंदर, कि O2 में OO का रिपल्शन लगता था, SS से चेंज हो जाता था, NN का रिपल्शन लगता था, PP से चेंज हो जाता था। लोन पेयर किसके पास होते थे? फोन के पास, तो उसमें लोन पेयर रिपल्शन लगता था, इसलिए फोन वाले जो ऑर्डर होते थे वो चेंज हो जाते थे अपने ग्रुप पे। लेकिन इसमें कोई रिपल्शन है नहीं, सीधे शेल नंबर से सॉल्व होगा। जिसका शेल नंबर छोटा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जिसका शेल नंबर ज्यादा उसका बॉन्ड वीक। सिग्मा का सिग्मा से कंपेरिजन कर रहे हो आप, और सिग्मा के सिग्मा से कंपेरिजन में VBT लगाना है, शेल नंबर देखना है सबसे पहले। 30 तक, 31 to 40, 43 तक। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, PB कम ही आएगा बेटा,
ठीक है, जो भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा शेल नंबर से सॉल्व होगा, क्योंकि सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है, तो शेल नंबर बड़ा है तो बॉन्ड वीक बनेगा और शेल नंबर छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। हाँ, और बोलो। और इसी वजह से एसएन जो है वो कैटिनेशन दिखा सकता है और पीबी कैटिनेशन नहीं दिखाता है, उसका रीजन भी यही है, क्योंकि उसका बॉन्ड वीक है तो कैटिनेशन नहीं बनेगा। और बोलो, 43 तक, 43 तक और कुछ? 42 क्या है? इंटर हेलोजन, अब ये तो कराया हुआ है ना। एक्स एक्स डैश का जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो एक HOX मिलेगा और एक HX डैश मिलेगा, क्या हो गया? दोनों मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हमने जब माना था तो हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन माना था कि एक्स को हमने क्या माना था, सेंट्रल एटम, और एक्स डैश को हमने क्या माना था, साइड एटम। लेकिन जब तक यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है तब तक आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, इसीलिए इसके आंसर तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर मैं क्या बता रहा हूं तेरे को वो सुनना पहले। अगर आपको ऐसा दे एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, आंसर देख के लॉजिक नहीं बनाते कभी, लॉजिक से आंसर बनता है। ऐसा दिया होता, 2-3 दिया होता तो मैं बोल देता, जैसे मान लो ये होता, 2 दिए होते थे को रिएक्शन, या ये वाला दिया होता, मैं बोल देता ये सेंट्रल एटम है। अभी ये दिया मतलब एक हेलोजन है दूसरा भी हेलोजन है, अब मेरी मर्जी, मैंने एक्स को सेंट्रल एटम माना, बाई चांस मैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन बना दूं तो क्या गलत है इसमें? तो ये दिया है इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, तो आप किसी का भी बना सकते हो, चाहे आप इसमें इसको सेंट्रल एटम मान लो और इसको साइड एटम मान लो, और यहां पर आप चाहे इसको सेंट्रल एटम मान लो इसको साइड एटम मान लो, क्योंकि हेलोजन मेंशन नहीं किया है, बस टाइप ऑफ हेलोजन लिखा है कि एक एक्स है और एक एक्स डैश है, तो आपने ये रिप्रेजेंटेशन लिया तो दूसरा आंसर बनेगा और वो रिप्रेजेंटेशन लिया तो दूसरा आंसर बनेगा, इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, है ना। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, HOX डैश और HX मिलेगा, और आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको HOX प्लस HX डैश मिलेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो दोनों ऑप्शन सही है, और अगर दोनों में से कोई एक दे रखा है तो एक सही है, देख ले कॉपी में, एक दे रखा तो एक सही है, ऑप्शन दोनों है ना। हाँ तो बस बोथ करो उसको, और क्या है, बिल्कुल करो बेटा, बिल्कुल करो, बेफिक्र होके करो। पता नहीं बेटा, मेरे से जो पूछोगे मैं बता दूंगा, ऐसे मैं क्या करूं बेटे। मैं अब कैसे करूं, जैसे वो P4 पूछा तुमने, किसी और ने नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा किसी और ने, ये तो बता देता। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन वहां थोड़ी पूछेगा, वहां बनाने वाले के पास थोड़ा सा दिमाग होता है, थोड़ा सा तो होता है कम से कम। ठीक है, लिख के देगा वो वहां पर कि एक्स इज सेंट्रल एटम एंड एक्स डैश इज साइड एटम, अगर लिख के देगा तो सॉल्व होगा, नहीं देगा तो दोनों आंसर बनेंगे, है ना। तो इतना तो दिमाग होना चाहिए कि जब आपने मेंशन किया, ऐसा थोड़ी रिप्रेजेंटेशन तो कोई कुछ भी मान ले। ठीक है, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे तो कभी कोई आंसर करेक्ट या गलत हो ही नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कोई मेंशन नहीं है वहां पर कि किसका EN ज्यादा है कम है या साइज ज्यादा है कम है, तो आप किसी को कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, चले, ये तो वैसा हो गया कि मैं कॉपी में ऐसा लिखाता हूं तो वो इसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बना के दे दिया, अबे दूसरा कुछ और लिखाता होगा कॉपी में तो, है ना, इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान नहीं देना, जो जो अपनी कॉपी में जो लिखा था वही बना देता मॉड्यूल, कोई मतलब नहीं उसको कि नीट में क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, फिर आके दूसरे पेज में क्या बोलेंगे, मॉड्यूल मेरे नोट से बना है, मैंने बनाया, अब बनाया तो क्या सही तो बना, है ना। बहुत सारे बहुत है बेटा, बहुत है, कम एक कम, मतलब बहुत बहुत सारे ऐसे हैं हैं? हर साल मैं क्यों बनाऊं, ऐसे लोग हैं तभी तो मेरी इज्जत है बहुत सारी चीजें होती है बेटा दुनिया में, है ना। हाँ सही है ना, ऐसे लोग होंगे तभी तो पता चलता है। अपना मैं तो भेज देता हूँ ना क्वेश्चन, वैसे भी मैं तो बोल ही रहा हूँ, मेरा मॉड्यूल क्या है, एनसीईआरटी सॉल्व करो, वही मॉड्यूल है, एनसीईआरटी करो, खत्म बात, तुमको बस पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आना, वही तो करना है तुमको, तुम जबरदस्ती लगे रहते हो इधर उधर, यही समझने में 4 साल लग जाता बच्चे को।
करो ना, करो, बिल्कुल करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वर्ड डालेंगे अभी तो क्वेश्चन डालते रहेंगे। चलो निकालो फटाफट, कल कहां तक डिस्कस कर लिया था हमने, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो गया था। चले, कल हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको बताया था कि यहां पर जो बॉन्डिंग होती है वो चेंज होती है, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या चेंज होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट है ना, स्पेटियल अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो चेंज होता है। अभी यहां पर देखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला आइसोमेरिज्म जो आपने पढ़ा था दैट वाज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा जो आता है वो आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। सिंपल सा आइसोमेरिज्म है। कल के जो दो आइसोमेरिज्म पढ़े थे उसके बारे में पहले डिस्कस कर दे रहा हूं थोड़ा सा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है, जब जब डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर अलग अलग एनायन हो तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए आपको दो जुगाड़ बताए थे, पहली बात डब्बे के अंदर क्या होना चाहिए, पानी, और कब तक आइसोमर काउंट करेंगे, जब तक डब्बे पे क्या होगा, चार्ज। अब आते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म में, पहले इसके बारे में स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। व्हेन व्हेन एम्बीडेंटेड लिगैंड when ambidentate ligand is present when ambidentate ligand is present inside the coordination sphere when ambidentate ligand is present inside the coordination sphere of any complex चलिए यहां पर ध्यान देंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। और लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या बोला कि आपको डब्बे के अंदर एक चीज देखनी है, जुगाड़ जो है कि डब्बे के अंदर एम्बी, ध्यान से याद करें तो चार ये एम्बिडेंटेड लिगेंड आपको लिखाए गए थे, साइनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, नाइट्राइटो ओ और नाइट्राइटो एन, ये सारे एम्बिडेंटेड थे। एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन हो सकते हैं, जिसमें दो डोनर साइट्स होती थी बट एक एट अ टाइम एक ही तरफ से डोनेट करता था। अब बाई चांस कोई एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया, वो कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से दिख रहा है, CONH3 NO2 और बाहर दे दिया बेटा Cl2। क्या इस डब्बे के अंदर चारों में से कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। अभी ये NO2 जब आया तो NO2 में फिर वो बात आती है जैसे NO में आता है प्लस और माइनस वाला, तो NO2 प्लस वाला लिगेंड भी होता है नाइट्रोनियम और NO2 नेगेटिव भी होता है। जब भी प्लस या माइनस आए तो मैंने बोला प्लस वाला लिगेंड आपको दो ही जगह काम में आएगा, एक तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और वो भी NO प्लस काम में आएगा। NO2 प्लस तो काम भी नहीं आना आपको सिलेबस में, तो आपको पता होना चाहिए कि NO2 कौन सा बेटा, माइनस वाला। और क्या NO2 माइनस जो है ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है या नहीं बेटा, है। तो अगर डब्बे के अंदर कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो वो पक्का है, क्या दिखा रहा होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म इन द सेंस लिंकेज या बॉन्डिंग जो है वो चेंज हो रही होगी। तो अभी एक बार नाइट्रोजन डोनर और यहाँ पर कौन डोनर है बेटा, ऑक्सीजन डोनर, दिस इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, नोट कर ले इसे। अब इसमें कल हम लोगों ने जो दो आइसोमेरिज्म्स पढ़े थे उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए क्या ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है क्या? क्या डब्बे के अंदर और बाहर कोई अलग अलग एनायन है या नहीं बेटा, है। इसका मतलब ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी दिखा सकता है। क्या डब्बे में पानी है या नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये हाइड्रेट दिखा सकता है। तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। हाँ Cl2 है यहाँ पर। चलिए अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन करें तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, पहले इसके बारे में स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स complex cation as well as complex anion, when coordination compound contains complex cation as well as complex anion and there is exchange of ligands between them देखिए ध्यान से, है ना, सिंपल सा पॉइंट है। अब देखो
कहना क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहचानने का तरीका क्या होगा? पहली बात तो जो आपका पूरा कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, उसमें 2 डब्बे होंगे इस बार, ठीक है। जैसे ये इसको देखें, ये 2 डब्बे, और मैं आपको आइसोमेरिज्म से पहले जब हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ा था तब भी बोला था 2 डब्बे अगर साथ में है तो 2 डब्बे साथ में तभी हो सकते हैं जब डब्बों पे क्या होगा बेटा, चार्ज। चार्ज दिखाएगा नहीं, चार्ज आपको खुद। एक बात बताइए, यहां पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है बेटा, 6। कब होता है 6? जब कोबाल्ट पे क्या होता है बेटा, प्लस। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जब क्रोमियम पे भी क्या होगा बेटा, +3। अब इसके ऊपर +3 और अमोनिया पे न्यूट्रल चार्ज है, तो क्या डब्बे पे +3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और इस पे +3 और इस पे -6 है, तो डब्बे पे कितना आ जाएगा बेटा, -3। इसका मतलब है 2 डब्बे हैं और डब्बों पे क्या है, चार्ज। सुनते जाना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 2 डब्बे होने चाहिए, साथ ही साथ डब्बों पे क्या होना चाहिए, चार्ज, और लिगेंड्स का क्या होना चाहिए बेटा, एक्सचेंज। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी जब तक चल रही है तब तक आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म काउंट कर सकते हैं। अब देखो, इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर पहले वाले डब्बे को अगर आप देखें तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दूसरे में भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कल मैंने आपको बोला था कि कभी भी आइसोमेरिज्म कराएं, कोई भी आइसोमेरिज्म कराएं, मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना है। ये मोनोडेंटेट है, लिगेंड बदलने, क्योंकि ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, तो एक CN इधर जाएगा तो एक अमोनिया इधर जाएगा, ऐसे इधर एक एक करके अमोनिया इधर, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलेगा। तो आप देखो, अगला केस बनेगा CO के साथ कितने अमोनिया रहेगा बेटा, 5, और एक CN यहां आ गया। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई हो गया बेटा? यस। और आप यहां पर देखिए तो CR के साथ क्या आ गया बेटा, CN 5, और एक अमोनिया यहां पर आ गया। तो आपने बेसिकली किया क्या, एक अमोनिया यहां भेज दिया और एक CN यहां भेज दिया। ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे हम लोग। CO के साथ बचे कितने अमोनिया बेटा, एक और अमोनिया उधर भेजा तो 4, और एक CN यहां पर आ गया तो CN2, और यहां पर क्रोमियम के साथ CN बचे 4 और अमोनिया आ गया 2। इस तरह से चेंज करते जाएं। चलिए, अब ये सारे कॉम्प्लेक्स अभी आपके सामने बने हुए हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस को ध्यान से देखिएगा 2 मिनट के। 7 केस आपके सामने बने हुए। केसेस में आप देखेंगे तो 2-2 डब्बे आपको दिख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए पहली बात तो क्या होना चाहिए बेटा, 2 डब्बे होने चाहिए। दूसरी बात, लिगेंड्स का एक्सचेंज। तो लिगेंड का एक्सचेंज तो हमने कर दिया ऑटोमेटिकली। और अब लास्ट में क्या देखना है, डब्बों पे क्या होना चाहिए, चार्ज। अब चार्ज चेक करते हैं। तो बेटा हर जगह कोबाल्ट कौन सी स्टेट का है बेटा, +3, और क्रोमियम कौन सी स्टेट का है, +3। कोबाल्ट +3 है, अमोनिया पे कोई चार्ज होगा नहीं, तो अमोनिया देखने से कोई फायदा नहीं है। CN पे कितना चार्ज है, -1, +3 -1, डब्बे पे क्या बचा बेटा, +2, +3 -2, डब्बे पे क्या बचा बेटा, +1, +3 -3, डब्बे पे क्या बचा बेटा, 0, +3 -4, डब्बे पे बचा -1, यहां डब्बे में बचेगा -2, और यहां डब्बे पे बचेगा -3। चेक कर सकते हैं आराम से। यहां पर आइए, क्रोमियम कौन सी स्टेट का बेटा, +3 और -5, -2, +3 -4 -1, +3 -3 0, +3 -2 +1, +3 जाएगा +2, और यहां पर +3 और 0 चार्ज आ रहा है, मतलब क्या आ गया बेटा, +3, ये आ गया। अब देखिए, इस पूरे केस को जब आप चेक कर रहे हैं तो 7 केसों में, सातों के सातों केस में आप देखिए 2-2 डब्बे हैं, लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, लेकिन 4, ये वाला जो इंटरमीडिएट वाला केस बन रहा है, मिडिल वाला जो केस बन रहा है, इसमें 2 डब्बे हैं, लिगेंड भी एक्सचेंज हुआ, लेकिन डब्बों पे चार्ज नहीं है। और अगर डब्बों पे चार्ज नहीं है तो इट इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, कल जैसा हाइड्रेट में पढ़ा था वही कारण है। इसका मतलब ये हुआ, जब दोनों न्यूट्रल हो गए, इसका मतलब है ये पहला वाला जो डब्बा ये अपने आप में अलग एंटिटी है बेटा, और ये अपने आप में अलग एंटिटी है। और अगर ये अलग एंटिटी, तो इसका अकेले का फॉर्मूला पूरे से मैच नहीं होगा, या फिर इसका अकेले का फॉर्मूला होगा, और इसलिए इसको आइसोमर काउंट नहीं किया जाएगा। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने बन रहे हैं।
तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स विल बी 6। तो फटाफट चलिए, अब ये वाला केस हो जाने के बाद इसमें एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। सेकंड एग्जांपल जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो कुछ इस तरह का है कि आपको दिया गया बेटा CONH3 6 और साथ में दिया गया COCN6। कॉम्प्लेक्स को देखें जरा ध्यान से। तो यहां पर हमने क्या, पीएम के बदले कौन ले आए बेटा, कोबाल्ट। बाकी सब कुछ क्या है, सेम। तो अब एक बात समझना, सेकंड क्वेश्चन का जो टाइप है वो मैं इसी में चेंज करके बता रहा हूं, चेंज क्या हो रहा है वो समझिएगा। अभी दोनों कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड और लिगेंड मोनोडेंटेट और मोनोडेंटेट थे। 4 टाइप के एग्जांपल हम इस पे सॉल्व करेंगे। अभी दूसरे एग्जांपल पे आ रहे हैं हम लोग। दोनों मोनोडेंटेट है। पहले वाले केस में दोनों सेंट्रल मेटल अलग थे, इस वाले केस में दोनों सेंट्रल मेटल हम लोग क्या कर दे रहे, सेम। तो क्रोमियम को हटा के मैंने कोबाल्ट कर दिया हर जगह पर। जैसे ही क्रोमियम को हटा के हमने कोबाल्ट किया तो बेटा जो 7 केस थे उसमें से मिडिल वाला केस तो अभी भी क्या है, न्यूट्रल है, तो उसको तो आइसोमर काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जो फर्स्ट और लास्ट वाला है ये रिपीट हो गए। देख लें आराम से, CONH3 6+3, CONH3 6+3, COCN6 -3, COCN6 -3। तो इसमें अब रिपीटेशन चालू हो गया। रिपीटेशन किस किस का होगा देखिएगा, सेम आ रहे हैं कुछ केस। और कौन कौन से केस सेम आ रहे हैं बेटा, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, ये केसेस आपस में क्या आ रहे हैं बेटा, सेम। इसका मतलब है इनको 2 बार काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। और इसीलिए आपसे अगर यहां पर पूछा गया कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने हैं, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर इस बार कितने हो जाएंगे, 3। तो पहले कितने आइसोमर बन रहे थे, 6। और अगर आपने सेंटर मेटल सेम कर दिया तो जो क्वांटिटी थी वो बिल्कुल आधी हो जाएगी, 6 से क्या हो जाएगा, 3। मान लो कहीं पर कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन रहे हो 4 और मेटल अलग अलग थे और आपने बाद में मेटल को क्या कर दिया, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन आइसोमर की क्वांटिटी क्या हो जानी है, हाफ हो जानी है। क्योंकि वो जो फर्स्ट और लास्ट था या जो सेकंड और सेकंड लास्ट था वो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, रिपीट हो जाएंगे। नोट करिए इसे। फिर बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ एग्जांपल पे।
कोऑर्डिनेशन का सिलेबस एग्जाम में है ना, आइसोमेरिज्म से पहले जो सीएफटी पढ़ा हम लोगों ने, सीएफएससी वगैरह वहां तक रहेगा, मतलब आइसोमेरिज्म की जो हेडिंग डलवाई उससे पहले तक का आएगा एग्जाम में ना, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, केस नंबर 3 और 4, इसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया बेटा CONH36 और CrOX3, और इसमें बोला गया कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म चेक करिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की पहचान कहां से होगी, 2 डब्बे दिखने चाहिए, तो 2 डब्बे हमें दिख रहे हैं। इसके बाद कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब क्रोमियम भी +3 का होगा, डब्बे पे आ रहा है +3, ऑक्सिलेटो पे -2 होता है, तो टोटल बचेगा -3, इस तरह से आ जाएगा चार्ज। अब आप देखिए यहां पर फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करते हुए लिगेंड्स को एक्सचेंज कराना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अमोनिया मोनोडेंटेट है और जबकि ऑक्सिलेटो क्या है बेटा, बाइडेंटेट, तो अगर एक ऑक्सिलेटो इधर आएगा तो 2 अमोनिया उधर भेजने पड़ेंगे, तो यहां एक के साथ 2 की शिफ्टिंग होगी, तो एक ऑक्सिलेटो इधर, फिर से एक ऑक्सिलेटो इधर, फिर से एक ऑक्सिलेटो इधर, इसी तरह से 2 अमोनिया इधर, फिर से 2 अमोनिया इधर, और फिर से 2 अमोनिया इधर, तो मतलब 4 स्टेप में ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो खत्म हो जाता है। अब देखो हमने शफल भी कर दिया, 2-2 डब्बे भी दिख रहे हैं, लेकिन चार्ज आपको चेक करना है। कोबाल्ट +3 चल रहा है हर जगह, और ऑक्सिलेटो पे कितना चार्ज होता है बेटा, -2, एक ऑक्सिलेटो पे, तो +3 -2 मतलब आ जाएगा बेटा +1 -4, -1 +3 -6 -3। क्रोमियम +3 वाला है, 2 ऑक्सिलेटो पे -4 है, +3 -4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहां पर +3 -2 करेंगे आप तो +1 आ जाएगा, और +3 और 0 चार्ज है तो यहां पर क्या आ जाएगा, +3। आप देखिए चारों केसेस में 2-2 डब्बे हैं, लिगैंड का शफलिंग भी किया है आपने, और साथ ही साथ चार्ज भी है डब्बों पे, और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीटेशन भी चेक कर लीजिए, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने बन रहे, 4। लेकिन अब इसमें क्या कहानी है, 2 मेटल है, दोनों मेटल अलग है, अगर मैंने मेटल सेम कर दिया तो क्या आइसोमर इसके आधे हो जाएंगे, यस, तो आपको आइसोमर कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाला रिपीट हो जाएगा, और सेकंड लास्ट वाला रिपीट हो जाएगा। लास्ट वाले केस पे आइए, AgNH3 ट्वाइस और AgCN2 दे रखा है, इस पे चार्ज मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, क्योंकि हम लोग IUPAC में पहले भी पढ़ चुके, तो आपको इसके बारे में सारी कहानी पता है। 2 अमोनिया 2 साइनाइड, मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट, एक अमोनिया इधर एक साइनाइड इधर, और फिर से एक अमोनिया इधर और एक साइनाइड इधर, ये कंडीशन बन के आती है। पे आपको हर बार दिख रहे हैं, पर इस वाले मिडिल वाले केस में डब्बों पर चार्ज नहीं आएगा, और डब्बों पे चार्ज नहीं आएगा मतलब इसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर में काउंट नहीं करेंगे। और फर्स्ट और लास्ट वाले को अगर आप देखें तो फर्स्ट और लास्ट वाला जो केस है ये एक दूसरे का कॉपी है, सेम है। इसका मतलब है यहां पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पूछे जाए तो आंसर कितना हो जाएगा, 0, 1 मत लिख देना, क्योंकि इसने आइसोमेरिज्म दिखाया ही नहीं, सेम ही तो है। आइसोमेरिज्म दिखाता तब तो आइसोमर काउंट करते, जब कुछ आइसोमेरिज्म दिखाया ही नहीं काउंट करेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितना आ जाएगा, 0।
चलो बेटा ना, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। ये जो चारों केसेस अभी हम लोगों ने पढ़े कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के, उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ। ध्यान सुनिएगा, कल आपको बताया भी था कि कोऑर्डिनेशन मतलब जो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जो दो मेन क्लासेस है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एनसीईआरटी क्या लिखता है कि जहां पर जो बॉन्डिंग होगी या बॉन्ड एटम वो चेंज हो रहे होंगे। लेकिन अब स्टीरियो में वो क्या लिखता है कि बॉन्डिंग तो सेम रहेगी, लेकिन स्पेस में जो अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो रहा होगा। इसमें दो तरह के आइसोमेरिज्म आपको पढ़ने होते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने इसमें स्ट्रक्चरल में चारों को 1 बाय 1 पढ़ा। इसमें हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को साइमल्टेनियसली पढ़ रहे होंगे। हम एक ज्योमेट्री बनाएंगे और उसी के लिए ज्योमेट्रिकल और में डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनते जाना, पहले क्या कंडीशंस आ रही है। यहां तक लिख लिया सबने? भाई ये भी नहीं लिखा, जल्दी जल्दी फटाफट, 1 मिनट का समय, आधा मिनट हो गया है? नहीं, आधा मिनट हो गया, बहुत है, 30 सेकंड बहुत है इसको लिखने के लिए। चले बेटा ना, यहाँ पर फोकस करेंगे, जो पॉइंट बताया जा रहा है उसको समझिएगा बड़ा ध्यान से, है ना। सबसे पहली बात, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। नॉर्मली कल भी मैंने आपको बोलता कि स्टूडेंट्स को जनरली स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा टफ लगता है, लेकिन ये टफ नहीं है। खासकर इसमें ऑप्टिकल टफ लगता है बच्चों को, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसमें मेन जो आइसोमेरिज्म में, और वो भी दिक्कत नहीं है, वो बेसिकली उसमें टाइम लगता है, बस और कुछ भी नहीं। दिक्कत वाली सेंस नहीं है, दिक्कत है टाइम का, टाइम लगेगा थोड़ा सा। और टाइम अगर कम करना है तो एक ही चीज है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से केसेस बनते हैं और कौन से केसेस नहीं बनते। ऑप्टिकल में तो कुछ भी नहीं, वो तो सीधे बस ज्योमेट्रिकल का केस देख के आप बता दोगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। पर अभी जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान समझना। आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो तरह के आइसोमेरिज्म देखने, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना होता है बेटा। अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, उसमें जरूरी नहीं कि एक ही प्लेन, उसमें बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। और उन बहुत सारे प्लेन्स में से अगर किसी एक प्लेन में भी सिमेट्री मिल गई, ऐसा नहीं कि हर प्लेन में सिमेट्री होनी चाहिए, एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे प्लेन है, उनमें से एक भी पीओएस मिल गया, इसका मतलब है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। और अगर पीओएस है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर एक भी पीओएस नहीं है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है तो हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली वो क्या है, एक्टिव। और अगर नहीं दिखाता है तो हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली वो क्या है, इनएक्टिव। ओआई कहीं पर भी मैं शॉर्ट में लिखूं तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मानेंगे, इनएक्टिव मत मान लेना कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव और एक्टिव को पूरा लिखूंगा मैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात हो गई, कैसे क्या चेक करना है वो देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 बाय 1। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। कोई स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ये कैसे डिफाइन होगा? जैसे इसके लिए तो पीओएस देख लेते हैं, इसके लिए क्या देखेंगे, जीआई के लिए कैसे? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट तो सेम रहेगा। क्या देख, सिस ट्रांस, ये तो टाइप हो गया, सिस ट्रांस नहीं। क्या देखना होता है, सिस और ट्रांस भी तो पता करोगे ना कुछ देख के, क्या देखना होता वही तो है। तो मेरी बात ध्यान से ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या करना होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो भी ज्योमेट्री होगी एक्स वाई जेड, है ना, उसमें उसमें आप लिगेंड्स को शफल करेंगे। क्या करेंगे? शफल। इधर का लिगेंड उधर रख दिया, उधर का लिगेंड इधर रख दिया, इधर का लिगेंड उधर रख दिया, शफल करेंगे। और लिगेंड्स को शफल करने पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर लिगेंड का एंगल बदल गया, क्या बदल गया? एंगल, तो आप बोलेंगे कि ये ज्योमेट्री नहीं बन रही है, और इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। और अगर शफल करने पर एंगल नहीं बदला तो आप बोलेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा। अब इसको कैसे क्या समझना होता है वो अब हम एग्जांपल के थ्रू एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इधर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने के पहले
कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको आने चाहिए। आपको कहीं पर भी एम लिखा हुआ दिख जाए मतलब हम किस मेटल, स्मॉल में एबीसीडी लिखे हो तो इसका मतलब हम बात कर रहे होंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स की। अगर दो कैरेक्टर एक साथ दिख रहे हैं आपको तो इसका मतलब क्या है, ये बाइडेंटेड है। ये ऊपर जो कर्व लगा हुआ है ये बता रहा है कि ये दोनों एक ही लिगेंड के पार्ट है। और ये एक लिगेंड पूरा कितनी जगह काटेगा, दो जगह। एक एटम अकेला है तो एक जगह काटेगा, दो एटम इकट्ठे हैं मतलब दो जगह काटेंगे। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, अकेले अकेले मोनोडेंटेड लिगेंड है। और ये दोनों एक साथ काटेंगे एक जगह तो इसका मतलब ये बाइडेंटेड है। और दो एटम काटेंगे मतलब बाइडेंटेड है, दो एटम काटेंगे बाइडेंटेड है, दो एटम काटेंगे बाइडेंटेड है। लेकिन अब बाइडेंटेड के भी रिप्रेजेंटेशन देखिए, क्या दोनों एटम सेम बना, ऐसे बाइडेंटेड को बोलेंगे बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। दोनों एटम, दोनों काटने वाले एटम सेम है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। दोनों काटने वाले एटम अलग है, दोनों काटने वाले एटम अलग है, एसिमेट्रिकल। अब किसको सिमेट्रिकल माना जाए, किसको एसिमेट्रिकल माना जाए, या कैसे मानते हैं वो बात करते हैं। हमने बाइडेंटेड में 6 एग्जांपल पढ़े थे। उन 6 में से केवल ग्लाइसिनेटो एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड होता है, बाकी बचे हुए पांचों सिमेट्रिकल बाइडेंटेड होते हैं। ये कैसे पता चला? ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो ग्लाइसिनेटो में एक ऑक्सीजन काटता है और एक नाइट्रोजन काटता है, दोनों काटने वाले एटम अलग है। जबकि इथाइलिन डायमीन में दोनों नाइट्रोजन काटते थे, दोनों काटने वाले एटम सेम थे। ऑक्सिलेटो में दोनों ऑक्सीजन, डीएमजी में दोनों नाइट्रोजन, बाइपेरिडल में दोनों नाइट्रोजन, एसिटाइल एसिटेनेटो में दोनों ऑक्सीजन। तो काटने वाले एटम सेम है तो सिमेट्रिकल, काटने वाले एटम अलग है तो एसिमेट्रिकल। बट इतना कुछ देखना नहीं, आप तो बस याद रख लो कि ग्लाइसिनेटो आया तो एसिमेट्रिकल है, बाकी कोई बाइडेंटेड आया तो सिमेट्रिकल है। अब रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान समझना। आपको एग्जाम में ऐसा लिख के आएगा, या फिर आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से दे देगा। अब ऐसे एग्जाम्पल क्या है कि बहुत सारे हो सकते हैं नेचर में ना, तो एग्जाम्पल के ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे एक एक एग्जाम्पल पढ़ने जाएंगे तो 2-4 साल में तो यही पढ़ते रहेंगे हम लोग, ठीक है। और इसीलिए हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। NiCO4 लिखा, इसको वो MABCD में कैसे क्या लिखना होता है वो समझना है आपको, और वही काम आएगा आपके। क्या यहां पर एक मेटल दिख रहा है बेटा? यस। इसको जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एक मेटल है, एक मेटल है, एक मेटल है, एक मेटल। मेटल कोई भी हो सकता है ना, ये एक मेटल आ गया। अब देखिए यहां पर लिगैंड के ऊपर फोकस करिए। लिगैंड कैसा है, मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है? मोनो। और होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक है? होमो। सारे सेम है और सारे मोनोडेंटेड से। मोनोडेंटेड को किससे लिखेंगे? स्मॉल ए या स्मॉल बी या स्मॉल सी या स्मॉल डी। मैंने लिख दिया स्मॉल ए से। और कितने हैं? 4। अब ये वही वाली बात है रिप्रेजेंटेशन वाली। मैंने स्मॉल ए मान लिया, एक्स एक्स डैश। आपको ये लिख के दे दो तो इसका कोई मतलब थोड़ी है। आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो, मैंने स्मॉल एबीसीडी माना है, आप कैपिटल एबीसीडी मान लो, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो रिप्रेजेंटेशन का कोई लॉजिक नहीं होता है ना। मोस्ट ऑफ दी जगह आपको स्मॉल एबीसीडी मिलेगा तो हम स्मॉल एबीसीडी लिखते रहे, कैपिटल ए भी दे दिया तो समझ जाएगा अकेला एटम दिया है, इसके बदले ऐसा भी दे दे, अकेला एटम दिया है मतलब एक जगह काटेगा, और दो एटम इकट्ठे दिए हैं मतलब दो जगह काटेगा। वो छोटा ए बना दे चाहे बड़ा ए बना दे, काटेगा एक ही जगह क्योंकि अकेला एटम है। ये समझ में आना चाहिए। प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है, पर हम लोग जो यूज करेंगे हम उस, इसको हमने लिखा है MA4। अब आप इसको MB4 लिख दो, क्या दिक्कत है? चारों मोनोडेंटेड कैसे, सेम ही तो है। आप MC4 लिख दे, MD4 लिख दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ABCD में पहले ये आता है तो हम लोग MA4 लिख देते हैं। आइए, PTNH3 3Cl एक मेटल है, ये कैसा लिगेंड है? मोनो या बाय? मोनो। और ये भी कैसा है? मोनो। दोनों मोनो अलग अलग है, एक ए और एक बी लिख दिया। और ये कितने हैं? 3। और ये कितना है? 1। तो MA3B1 इसका रिप्रेजेंटेशन बनेगा। ये आ गया तो क्या लिख देंगे? MA2B2। अच्छा, ये DMG कैसा है? मोनो है या बाय है? अब बाइडेंटेड दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ग्लाइसिनेटो कैसा होता है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल को एक ब्रैकेट में ये इकट्ठे लिखे, मतलब ये एक ही लिगेंड है और कितने आ रहे हैं? 2। और इसको क्या लिखेंगे? AA। सिमेट्रिकल है ये, और इसके साथ भी आएगा 2। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब ये MA4 के तो दुनिया में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। NiCl4 दे देता आपको, ये भी तो MA4 ही तो है। NiCN4 दे दिया जाता आपको, ये भी तो MA4 है।
तो अब आप ऐसे एक एक एग्जाम्पल को थोड़ी पढ़ सकते हैं, हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेंगे कि इसके लिए क्या होता है। अब उससे मिलता जुलता कोई भी एग्जाम्पल है, आपको बस ये देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली ये बात होगी, ठीक है। तो अब हम इसी के ऊपर बात करते हुए चल रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन समझने के बाद अब इसके ऊपर आते हैं, देखें ध्यान से और समझिएगा ध्यान से। सिंपल सा टॉपिक है, फिर से बोल रहा हूं, दिमाग खुला रखिएगा और बहुत इत्मीनान से आपने ये सोच लिया कि मुझे नहीं आएगा तो आपको यकीन मानिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि सीखना है तो बहुत आसानी से समझ में आने वाला चीज है, विजुअलाइज करिएगा, बस 3D में थोड़ा सा इमेजिन करते जाइए, चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, और फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। पहले 4 को समझ लेते हैं क्योंकि इसमें केसेस कम है, तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर 6 पे चलेंगे। जब भी आपको एग्जाम में कॉम्प्लेक्स दिया गया, सपोज ये कॉम्प्लेक्स दिया गया NiCl4-2 और बोला कि ये कॉम्प्लेक्स क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, और दिखाएगा तो कितने GI बनाएगा, कितने OI बनाएगा, या कितने स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनाएगा। तो अब आपका प्रोसेस कहां से शुरू होता है वो समझिए। सबसे पहले आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आपको एग्जाम में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 में से ही आएगा, ये भी फिक्स है। तो आपने देखा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, स्टीरियो की बात कर रहे हैं, मतलब ज्योमेट्री का रोल आएगा, तो पहले आपको इसकी ज्योमेट्री निकालनी है। और ज्योमेट्री निकालने के लिए मुझे यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना पड़ता क्योंकि उसकी ज्योमेट्री फिक्स है। पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री हो सकती है, इसीलिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया तो मैं यहां पर जो आपको बताऊंगा वो चीजें अप्लाई होंगी, और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आया तो मैं यहां पर जो बातें बताऊंगा वो अप्लाई होंगी। ठीक है, समझते जाइएगा। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टेट्राहेड्रल से, क्योंकि ये जो NiCl4 है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कर चुके हैं इसको सॉल्व, स्टार मार्क लगवाए थे, निकल के 3 केसेस में, उनमें से एक केस है आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। अब ध्यान सुनिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं। पहले ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, बीच में निकल है और बाकी सब जगह लिगैंड है। आप तो अभी M ऐसा मान ले M है और 4 लिगैंड है। इस ब्लू कलर के लिगैंड का, इस ग्रीन से ब्लू का, रेड से ब्लू का, ब्लैक से एंगल बता सकते हो क्या, 109.5। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, रेड और ग्रीन का एंगल कितना है, 109.5। रेड और ब्लैक का, क्या सारे एंगल ही 109.5 के हैं या नहीं है? अब आपको मैंने क्या बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको लिगेंड्स को शफल करना होगा, इस कहीं और रख दीजिए और उसके बदले किसी और को यहां ले आइए। ये शफल कर दिया आपने। क्या ब्लू का एंगल यहां पर जब ब्लू था उसका तीनों से जो एंगल था, क्या अभी भी ब्लू का उनसे वही एंगल है? आप इस रेड को यहां रख दो, इसको यहां रख दो, शफल करो। आप जितने शफल कर सकते हो करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी भी शफलिंग करें, जो जिससे जिस एंगल पे था उससे वो अभी भी उसी एंगल पे रहेगा। इसका मतलब शफल करने से एंगल चेंज नहीं हो रहा है, और एंगल चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब आपको कोई नई ज्योमेट्री नहीं मिल रही है। और अगर नई ज्योमेट्री नहीं मिल रही है इसका मतलब ये वाले ज्योमेट्रीज कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो टेट्राहेड्रल में एक बात कंफर्म है कि टेट्राहेड्रल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, वो नोट में आपको लिखा दिया जाएगा। मान लीजिए ये NiCl4 एग्जाम में आया, आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 आ गया, मतलब टेट्राहेड्रल है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैं Cl किसको कहीं से भी शफल कर दूं तो टेट्राहेड्रल में GI का तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? समझ में आना चाहिए, टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, आंसर टेट्राहेड्रल होगा। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन लास्ट में लिखाऊंगा जब सब कुछ हो जाएगा। अब आइए ऑप्टिकल पे आते हैं, समझिएगा। एक चीज दिमाग में फिट कर ले, टेट्राहेड्रल आया मतलब GI नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाएगा, रीजन बता दिया, शफल वफल करके आप देख लो आराम से, एग्जाम में याद भी नहीं आए शफल करके सोच लेना, इमेजिन कर लेना, समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकल पे आइए। ऑप्टिकल के लिए क्या देखना होता है, POS। इस टेट्राहेड्रल में बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं, 2 एटम वाला प्लेन हो सकता है, 3 एटम वाला प्लेन हो सकता है, कई सारे एटम वाला प्लेन हो सकता है। आपको तो केवल एक प्लेन चाहिए जो सिमेट्री रखता हो, और मैं एक ही प्लेन दिखाऊंगा आपको जो सिमेट्री रखता होगा, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। बाकी भी POS हो सकते हैं और उससे हो सकता है कि बाकियों में POS ना हो, हम तो उसकी बात करेंगे जहां POS है। एक ही केस चाहिए बस। पहला केस ऐसा मान के चले, इसमें पॉसिबिलिटीज बनेगी अलग अलग, जैसे सारे लिगेंड सेम आ गए, कुछ लिगेंड सेम आ गए, कुछ अलग आ गए, ऐसा हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। मान लीजिए अभी चारों लिगेंड सेम है, क्या है, सेम।
सबके ढक्कन ब्लैक मान लो थोड़ी देर के लिए। अब आप इसमें सामने से कट करिए, ये वाला प्लेन है ना, ये पूरा ऐसा पूरा जाएगा। ये जो लिगेंड है ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का, बॉल अज्यूम करें, स्फीयर अज्यूम करना है हमेशा, स्फीयर 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 स्फीयर, 4 बॉल ऐसे लगी हुई है। जब आप ऐसे काटेंगे, चारों लिगेंड सेम है, तो ये ब्लैक और ये ब्लैक एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है? जब आप इसको काटेंगे ऐसे, तो क्या ये बॉल आधा आधा कट जाएगा बेटा? तो बॉल जब आधा कटा तो इधर का आधा और इधर का आधा एक दूसरे का मिरर इमेज। सेंट्रल मेटल भी बॉल एक तरह का, वो भी 2 हिस्सों में कट गया, ऐसे काटा है आपने इस तरह से, सामने से लेके आ रहे हैं, काट रहे हैं इसको पूरे। तो बॉल जो सेंट्रल मेटल वाली वो भी आधा आधा कट गया, और ये वाला जो बॉल है ये भी आधा आधा कट गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका मिरर इमेज, सेंट्रल एटम खुद का मिरर इमेज, और ये ग्रीन वाला जो अभी दिखाया गया ये भी ब्लैक है एक तरह से, इसको भी एक दूसरे का मिरर इमेज बना दिया। और ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, आधा पार्ट करिए, क्या ये और ये भी एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है? इसका मतलब यहां पर प्लेन मिल गया, और एक प्लेन मिल गया मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सुनते रहेगा ध्यान से, टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। अभी तो एक केस बताया, अभी और भी केस देखेंगे ज्योमेट्रिकल, क्योंकि आप लिगेंड कुछ भी कर दो, लेकिन हाँ ओआई में केसेस चेक कर रहे हैं। अब क्या केस बना? अब ऐसा केस भी हो सकता है, अभी चारों सेम माने थे, अब ऐसा हो सकता है कि 3 ही सेम हो, या ऐसा केस हो सकता है कि 2 सेम हो, और ऐसा भी केस आएगा कि सब अलग हो जाए। तो अगर मैं मान लूं कि 3 एटम सेम है और एक अलग है, तो देखो 1, 2 और 3 इनको सेम मान लो और इसको अलग मान लो, ग्रीन वाले को अलग मान लो, जो ऊपर है वो अलग है, बाकी तीनों सेम है। फिर से आप ऐसे ही काटेंगे उसको जो अलग होगा। ये बात ध्यान रखना, किसको काटना है? जो अलग होगा, क्योंकि जब वो अलग वाला 2 हिस्सों में कटेगा तो खुद का मिरर इमेज बन जाएगा। मोटिव ये है, आपका ये और ये एटम सेम है, ये और ये सेम है, बस ये चाहिए। बाकी ये और ये सेम हो या अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद का मिरर इमेज बन जाएगा, ये खुद का मिरर इमेज बन जाएगा, और ये खुद का मिरर इमेज बन जाएगा। तो आपको क्या पीओएस मिल जाएगा? यस। जब तक ये 2 सेम है, सामने से काटने पर आपको मिरर इमेज मिलता रहेगा, चाहे ये सेम हो, चाहे ये अलग हो। अब 2 सेम कर दीजिए, ये और ये सेम है, और 2 अलग कर दीजिए, अभी भी पीओएस मिलेगा, क्योंकि जब तक ये सेम है, ये तो कट जाएगा, जो कटेगा वो तो खुद का पीओएस बना ही लेगा। अब लास्ट केस कब आता है? कायरल सेंटर, जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। बस अभी चारों अलग है, और आप खुद सोचो, इसको काट दिया ब्लू को, मिरर इमेज बन गया, सेंट्रल मेटल को काट दिया, मिरर इमेज बन गया, ग्रीन को काट दिया, मिरर इमेज बन गया, लेकिन ये इसका मिरर इमेज नहीं है, और इसीलिए आपको इस बार पीओएस नहीं मिलेगा। और इसी टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, केवल एक केस में दिखाएगा, एक्सेप्ट जब कायरल वाला केस आएगा, और कायरल वाले केस के लिए चारों मोनोडेंटेट क्या होंगे? अलग अलग। तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि टेट्राहेड्रल ना तो जीआई दिखाता है ना ओआई दिखाता है, और ओआई भी कब दिखाएगा? केवल एक ही केस में दिखाएगा, और वो यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था NiCl4 और आपसे पूछा, तो आपने पहले इसका हाइब्रिडेशन निकाला, हाइब्रिडेशन क्या गया? sp3। जीआई के बारे में पूछा तो जीआई तो ये कभी दिखाएगा ही नहीं, टेट्राहेड्रल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, क्योंकि एंगल हमेशा 109.5 ही होगा, आप कितना भी शफल कर लो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओआई की बात करें तो ये ओआई नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि ये Ma4 है, 4 सेम है। अगर मैं बोलूं कि इसमें मैंने कर दिया और Cl2, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 मान के चलिए, क्या ये जीआई दिखाएगा? क्या नहीं, जीआई तो दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि एंगल सेम होगा, शफल कितना भी कर लो आप। लेकिन क्या ये ओआई लेकिन अगर इसी के बदले मैंने ऐसा कर दिया तो जीआई तो अभी भी नहीं दिखाएगा, लेकिन क्या अब ये ओआई दिखा सकता है? तो इसमें आपको कुछ सॉल्व थोड़ी करना है, आपको तो बस हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आ गया तो जीआई तो कभी भी नहीं दिखाएगा, और ओआई तो आपको यही देख के पता चल जाएगा ना कि चारों लिगेंड अलग है या नहीं। अब ये भी नहीं देख पाओगे तो फिर तो क्या ही देख पाएंगे बेटा, है ना? तो इसीलिए टेट्राहेड्रल पे जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि इसमें जीआई भी नहीं होता, ओआई भी नहीं होता। बट हाँ, इसको माइंड में रखें हमेशा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, डायरेक्ट वहां मत पूछ जाना, क्योंकि पहले इसको भी चेक करना है। अगर ये दे दिया तो जीआई नहीं दिखाएगा जब कायरल सेंटर बन रहा होगा। ठीक, अब आइए यहां पर, अगर स्क्वायर प्लेनर आ गया, बाई चांस हाइब्रिडाइजेशन DSP2 आ गया, स्क्वायर प्लेनर आ गया, तो मेनली क्वेश्चन इसके बारे में ही बनते हैं, और इसीलिए हम पढ़ जो रहे हैं, ये केसेस में लिखा रहा हूं, ये केसेस टेट्राहेड्रल के लिए नहीं लिखा रहा हूं,
ये किसके लिए बात कर रहे हैं? स्क्वायर प्लेन। हम वही पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए तो ना जीआई आएगा, कोई भी केस आए, ना ओआई आएगा, और भी वाला केस होगा, तो वो तो आपको पता ही है, इसलिए उसमें सब जगह 0 0 0 ही बनेगा, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब देखो स्क्वायर प्लेनर पे आइए, इत्मीनान समझते जाइए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा एक बार विजुअलाइज हो जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाती बातें। ये स्क्वायर प्लेनर है बेटा, और इस पे हमने एक ऐसा स्क्वायर टाइप का ये बना दिया, स्क्वायर प्लेन, एक कॉपी मान लीजिए इस तरह से प्लेन पे। अब आप देखो, हम लोग बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अभी आप बताइए, चारों लिगेंड मान लो सेम है, ब्लैक 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 ब्लैक, इस लिगेंड को इससे बदला, ब्लैक को ब्लैक से बदला, क्या एंगल में कोई चेंज आएगा? नहीं। लेकिन अभी चारों लिगेंड क्या है? अलग अलग। अब मान लीजिए अलग 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 कलर दिख रहा है आपको। अभी आप बताओ, ब्लैक का रेड से एंगल कितना? शफल करना है, ये शफल किया मैंने, क्या ब्लैक का रेड से एंगल बदला? क्या 90 है। इसका मतलब अभी एंगल चेंज करने पर, शफल करने पर एंगल चेंज नहीं हुआ, मतलब एक नई ज्योमेट्री नहीं मिली। लेकिन अभी आप देखें, ब्लैक और रेड 90 पे थे, क्या शफल करने पर एंगल बदल गया? इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कई बार शफल करने पर एंगल, तो पहले बताया, लेकिन कई बार शफल करने पर एंगल बदल भी सकता है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज आएंगी। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता, बट ये दिखा सकता है इसलिए हमने टिक कर दिया। ये तो कभी भी नहीं दिखाएगा, ये कभी कभार दिखा सकता है। इसके 11 केस पढ़ेंगे, उनमें से 5 बार ये दिखाएगा, 5 बार नहीं दिखाएगा, ऐसा केस बनेगा, तो ये दिखा सकता है। आइए अगले केस पे आए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या ये ज्योमेट्री प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? बेटा प्लेनर, और प्लेनर ज्योमेट्री में तो हमेशा पीओएस होता ही है, समझ में आता होगा इतनी बात। आप ये चारों लिगेंड कुछ भी मान लो, सेम मान लो, डिफरेंट मान लो, अभी डिफरेंट मान रखे मैंने। आप देखो, आपको तो ऐसे ही काटना है, सैंडविच प्लेन बोल दे, स्लाइस प्लेन बोल दे, मॉलिकुलर प्लेन बोल दे, आपने जो सुन रखा है अभी तक वो मान के चले। ये बॉल जब ऐसे काटोगे तो 2 ब्लू, 2 ब्लैक, 2 रेड और 2 ग्रीन, ऊपर वाला आधा 4 और नीचे वाला आधा 4, एक दूसरे का क्या बन रहा है बेटा? मिरर इमेज। और इसका मतलब ये पीओएस नहीं दिखाया, पीओएस है, और पीओएस है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो एक बात कंफर्म है कि टेट्राहेड्रल कभी जीआई नहीं दिखाएगा और स्क्वायर प्लेनर कभी ओआई नहीं दिखाएगा। ये ओआई यूजुअली नहीं दिखाएगा, एक केस को छोड़कर दिखा सकता है। इस तरह की बातें आ रही है। अब पहले तो इसको छाप लो, नोट में पॉइंट लिखाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर प्लेनर तो हमें इंडिविजुअली डिस्कस करते हुए चलना ही है। लिख लिया? चलिए, नोट वाला जो स्टेटमेंट है बोल दे रहा हूं, है ना? ये डायग्राम यहां बना हुआ है, बनाते रहना आराम से। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस GI is not observed. In tetrahedral complexes, GI is not observed because all monodentate ligands, are always at equal angles. All monodentate ligands are always at equal angles with respect to each other. All monodentate ligands are at equal angles with respect to each other. तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका एंगल रहेगा, इसलिए वो जीआई नहीं दिखाएगा। और अब सेकंड जो पॉइंट है वो आता है स्क्वायर प्लेनर के बारे में, जिनमें सैंडविच प्लेन या स्लाइस प्लेन होता है। तो लिखिएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस
square planar complexes cannot show optical isomerism, because they contain POS, है ना। ब्रैकेट में अब आपने जो सैंडविच प्लेन सुन रखा हो, स्लाइस प्लेन सुन रखा हो, मॉलिकुलर प्लेन आप साइड में चले। अब इसका टेबल बना रहे हम लोग और फिर इंडिविजुअली एक एक केस को डिस्कस करते हैं कि कैसा क्या होता है। बेटा ये जो 11 केसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से आप देख सकते हैं टोटल 5 केस है ना, जिन पे टिक किया गया है। ये केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, ऑप्टिकल तो इनमें से कोई भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि सारे के सारे हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं बेटा, स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए सॉल्व कैसे करना होता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यहां पर स्क्वायर प्लेनर में आप GI बनाना सीखेंगे और इसी को हम अप्लाई करेंगे ऑक्टाहेड्रल में। और यहां पर क्योंकि OI नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ OI होता ही नहीं है। और ऑक्टाहेड्रल में आप ये GI यहां पर सीख के ऑक्टाहेड्रल में अप्लाई करेंगे, और ऑक्टाहेड्रल में एक नई चीज आप सीखेंगे, वो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखना होता है। ठीक है, सुने ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, MA4 की बात कर रहे हैं। आप देखिए कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखा हुआ है NiCN4-2, और इस कॉम्प्लेक्स को अप्लाई कैसे करना होता है, या GI कैसे अप्लाई करना होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। सपोज आपने किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाला और वो स्क्वायर प्लेनर निकल के आ गया, तो स्क्वायर प्लेनर में एक बात बताइए, क्या डायग्राम इस तरह से बनाते हैं या नहीं बनाते? बेटा बनाते हैं। और स्क्वायर प्लेनर का डायग्राम ऐसा बनता है, तो उसमें एक बात बताइए, डायगोनल कितने होते हैं बेटा? 2, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल।
जितने डायगोनल्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे बेटा, ब्रैकेट्स। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल डायग्राम ऐसा होता है, और इसमें आप देखिए कितने डायगोनल्स होते हैं, 1 2 और 3, और 3 डायगोनल्स हैं, मतलब कितने ब्रैकेट्स बनाओगे, 3। दूसरी बात, जितने ब्रैकेट्स बन रहे हैं, ध्यान सुनना, इस डायगोनल पे कोई ना कोई लिगैंड होगा, जैसे ए होगा या बी और सी होगा, तो जो डायगोनली ऑपोजिट लिगैंड्स हैं उनको आप एक ब्रैकेट में लिखोगे। अगर किसी ब्रैकेट में ए और ए लिखा है, इसका मतलब है कि ये दोनों लिगैंड कहां है, डायगोनली ऑपोजिट है। अब मैं इसको, जैसे यहां बी और सी है, एक दूसरे से क्या है बेटा, डायगोनली ऑपोजिट, तो अगर किसी ब्रैकेट में बी और सी लिख दिया, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे बेटा, 180 डिग्री। अब मैं इसको बी या सी लिखूं या सी और बी लिखूं, बात एक ही है, 180 पे है, 180 पे है, इसका ये अलग नहीं हुआ, ये सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको अब आगे जो सीखना है वो है शफल करना। क्या सीखना है बेटा, शफल करना। शफल करना मैं यहां से बता रहा हूं, MABCD से पहले आपको अलग से, आप MABCD और आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन के आगे बेटा DSP2 आ गया, स्क्वायर प्लेनर निकल गया। अब आगे की बात सुने, स्क्वायर प्लेनर निकला तो कितने डायगोनल होते हैं बेटा, 2, तो आप 2 ब्रैकेट बना दिया आपने, और ये जो लिगेंड्स है ABCD, इनको लाइन से बिछा दो, ABCD लाइन से बिछा दिया आपने। अब क्या करना है, आपको शफल करना है, तो एक को फिक्स करना है, और इस बी को इस सी से चेंज करो, और इस बी को इस डी से चेंज करो, 1 बाय 1। आपने ए को फिक्स रखा और बी को सी से बदला, तो यहां कौन आएगा, सी, यहां कौन आएगा, बी, और यहां कौन था, डी। फिर आपने ए को फिक्स रखा और बी को किससे चेंज किया, डी से, तो यहां कौन आएगा, डी, यहां पर कौन है बेटा, सी, और यहां कौन है बेटा, बी। ये शफलिंग हुई। अब आप एक बात देखिए, क्या ये दोनों ब्रैकेट इन दोनों ब्रैकेट से मैच हो रहे हैं क्या? अगर मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब एक नई ज्योमेट्री मिली आपको, शफल किया आपने, शफल करने पर एंगल बदल गया। अगर मैच होता तो एंगल नहीं बदलता, मैच नहीं हो रहा मतलब एंगल बदल चुका है, क्योंकि हम ऐसा बार बार एंगल बदल के नहीं देखेंगे ज्योमेट्री में, हम यहां देखेंगे। क्या यहां पर आप देखिए, ये जो 2 ब्रैकेट है, ये ना तो इन दोनों से मैच होंगे ना इन दोनों से मैच होंगे, इसका मतलब है आपको एक और नई ज्योमेट्री मिली है। कितनी नई ज्योमेट्री मिली, 3, इसीलिए इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, 3। और भी देखो, आपने अभी ए को फिक्स किया, बी को भी तो फिक्स कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन बनेंगे, बट आपको ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि इसके बाद कुछ बन ही नहीं सकता, ये बात समझिएगा। आपने बी को फिक्स किया, तो आपने यहां बी फिक्स कर दिया, अब आपने ए को सी से शफल कर दिया, तो यहां कौन आएगा, सी, और यहां कौन आएगा, ए और डी। क्या ये किसी से मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, मतलब ये रिपीट हो गया, तो ये नई ज्योमेट्री नहीं है। ऐसे ही आपने बी को फिक्स रखा और ए को डी से बदल दिया, तो यहां कौन आएगा, डी, यहां कौन आएगा, सी और ए। क्या ये किसी से मैच हो रहा है, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, इससे मैच हो रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब आप कितनी भी शफलिंग कर लो, कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा। तो केवल 3 ही ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, यही प्रैक्टिस वाला काम है यहाँ पर, और ये आपने सीख लिया। तो अब इसमें तो खैर OI चेक करना भी नहीं है, जब ऑक्टाहेड्रल में जाओगे तो बस ये देखकर आप बता दोगे कि OI होगा या नहीं होगा, ये बनाना आना चाहिए बस आपको, यही मेहनत का काम है इसमें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, है ना। 5 केसेस जो शुरू के उनके ऊपर बात कर रहा हूं। MA4, आपको सपोज ये कॉम्प्लेक्स आया NiCN4, आपने इसका हाइब्रिडेशन निकाल लिया, DSP2 आ गया, और अब आपने MA4 बनाया। स्क्वायर प्लेनर में कितने डायगोनल है बेटा, 2 ब्रैकेट बनाए, A4 को लाइन से बिछा दो, A1 A2 A3 A4। अब क्या करना है, इस A को फिक्स करो और इस A को इससे शफल करो। क्या कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। 2 ब्रैकेट में एक में AA ही रहेगा, एक में AA ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो, इसका मतलब कोई नई ज्योमेट्री नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा नहीं, और ऑप्टिकल ये दिखाते नहीं है। A और A डायगोनली ऑपोजिट, A और A डायगोनली ऑपोजिट। आइए अगले वाले केस पे, आपको एग्जाम में सोचिए, इमेजिन करिए, यहां पर दोनों सफल लिगेंड है, निकल +2 है, और निकल +2 मतलब D8 है, और D8 में अगर सफल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डब्बा D का खाली है, तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर है।
और स्क्वायर प्लेनर में टाइप देखें तो MA3B टाइप का कॉम्प्लेक्स बन रही है। MA3B टाइप का कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो लाइन से बिछा दो A1 A2 A3B, ये बना दिया। अब आप कितना भी शफल करो, आप इमेजिन करिए जरा, क्या दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट में AA और एक में AB ही आएगा? क्योंकि तीन A है, कहां जाएगा भाई? तो एक ब्रैकेट में A ही आएगा, दूसरे में AB ही आएगा। आप इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, बात वही है फिर भी। तो आप देखें कि यहां पर कुछ भी शफल करने पर फायदा नहीं होने वाला। आप करा करा के देखिएगा, हमेशा कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनेगा, दो ब्रैकेट में से एक में AA और एक में AB। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल ये दिखाते नहीं क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है। आइए MA2B2 PTNH3 ट्वाइस और Cl2। अब ध्यान सुनना, क्या यहां पर अमोनिया सफल है या विफल है? बेटा सफल। और Cl क्या है? विफल। अब आप बताओ, दो और दो। सर आपने तो बोला था कि दो सफल बराबर बराबर वाला आ जाए, आधे सफल आधे विफल। तो आप तो बता ही नहीं, आप ही नहीं बता सकते थे, हमारी तो बात छोड़ो। क्या यहाँ नहीं बता सकते? क्या बता सकते हैं? क्यों बता सकते हैं? 4D 5D के साथ तो हर लिगेंड सफल, ये सब सफल है बेटा, सॉल्व होगा ये। और सॉल्व होगा तो D8 के साथ सॉल्व होगा, ये स्क्वायर प्लेनर आएगा। अब स्क्वायर प्लेनर आया, देखो ध्यान से, A2B2 है, लाइन से बिछाइए, क्या बिछेगा? A2 हो गया, B2 हो गया। क्या आपको खुद इमेजिन हो रहा है कुछ शफल हो सकता है यहां पर? बस लॉजिकल बात है बेटा, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का है। क्या मैं एक A को फिक्स करके इस A को B से बदल दूं तो ये AB और ये AB हो जाएगा? अब आप इसके बाद कुछ भी कर लो, या तो ये वाला केस रिपीट होगा या ये वाला केस रिपीट होगा, इसके अलावा कुछ बन नहीं सकता। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीरो। अब आप देखो, इसमें A डायगोनली ऑपोजिट है और B डायगोनली ऑपोजिट है। यहाँ सेकंड वाले डायग्राम में AB डायगोनली ऑपोजिट है और यहां पर भी AB डायगोनली ऑपोजिट है। अब आपसे पूछता है सिस और ट्रांस, दो सेम लिगेंड ऑपोजिट है या नहीं है? इस वाले केस को देखो तो ये क्या है? ट्रांस 180 डिग्री पे। और यहां दो सेम लिगेंड कहां पर है बेटा? पास पास। या ऐसे दिखेगी दो सेम लिगेंड कैसे है बेटा? पास पास। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? सिस। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं प्लेटिन। सिस प्लेटिन वाली कहानी की बात कर रहे हैं। तो आप देखो, जब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं एग्जाम्पल का, तो पीटी के साथ NH3 और Cl बोलते ट्रांस प्लेटिन। और अगर प्लेटिनम के साथ NH3 Cl सिस पोजीशन पे आ जाए तो इसको बोलते हैं सिस प्लेटिन। एंड आई होप यूज सबको पता होगा, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सिस प्लेटिन में कौन कौन से लिगेंड होते हैं, कौन सा सेंट्रल मेटल होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस तरह की बात आती है। ठीक है, तो यहां तक अभी 3 केस आपको बताएगा, बस इनको लिख ले, बाकी मैं छोड़ दे रहा हूं इसीलिए ताकि जब वापस से स्टार्ट करें तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का कि भाई किस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग केसेस है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस